और इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने लिया है सिंदूर की होली नाटक को। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अन्य सभी के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंदूर की होली नाटक की भूमिका में क्या कहा जा रहा है। सभी जितने भी कंप्लीट 13 नाटक हैं, पूरे कंप्लीट नाटकों का मैं यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। ये पूरा है वैसे 65 पेज का, बट हमें 65 पेज तैयार नहीं करना है, हमें कुछ ही चीज़ें तैयार करनी हैं। ठीक है। तो हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्रेन्द्र नारायण चौधरी आदि हैं। उन सज्जनों ने देश की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों को सोचने अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही न रहा। उनके नाटकों के विषय प्राय ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना अत्यावश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचनाएं की जिनके द्वारा हिंदू जनता में स्वाभिमान। अब देखो यहाँ से चीज़ें हैं। ठीक है। कि उनके नाटकों के विषय प्राय ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना अत्यावश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचनाएं की जिनके द्वारा हिंदू जनता के स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हों, अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वैश्यानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि ये सिंदूर की होली नाटक की भूमिका में है, बट किसके लिए कहा जा रहा है ये हमें ध्यान देना है। जो कुछ मौलिक कृतियाँ उस समय हुई प्राय उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन के लिए निमित्त हुई। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूम मची रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद किया गया। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्रलाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है कि संस्कृत शैली की संरक्षा करने वालों में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। यद्यपि तथापि अंग्रेजी शैली को जैसी उन्नति हुई वैसी संस्कृत की नहीं, प्रत्युत उसका ह्रास ही होता रहा। इम्पॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिंदूर की होली पढ़ रहे हैं। ठीक है। ध्यान रखना। सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों, कुछ छूटा है क्या? कोई पेज छूट गया है क्या इसका, सिंदूर की होली का? क्योंकि इसके बाद दूसरा प्राकथन आ गया है। ओहो हो, अच्छा एक पेज एक्स्ट्रा था, सॉरी सॉरी, वो एक्स्ट्रा पेज है, अभी देखा मैंने। ठीक है। मैं यहाँ थी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और इस नए युग का आरंभ हुआ। इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी पेपर के लिए। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंदूर की होली नाटक की भूमिका कर रहे हैं। ठीक है। तो इब्सन पुरानी परिपाटी, इब्सन का नाम ध्यान रखिएगा। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना जिनका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और वैयक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति आलंबित है। तो कुछ छोटे छोटे आप चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि ये किस नाटक मनोरंजन की बात हो रही है। ठीक है। जहाँ पहले से बताया जा रहा है कि नाटक तो पहले भी भारतेंदु जी के युग से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस समय कैसे नाटक लिखे गए। ठीक है। समाज सुधार के लिए लिखा गया नाटक। अभी हमने अलग अलग विषय को देखा। देखते हैं कि व्यक्ति और समाज के पारंपरिक आघात और प्रतिघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। उन दोनों के द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया। अपने नाटकों द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी।
नाटक रचना शैली, नाटकों के विषयों और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। देखते हैं कि इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। नाटक कला की पुरानी पद्धति, जिसका आदर्श काल्पनिक चित्रण, बनावट, सजावट और ऐन कैन प्रकारण केवल मनोरंजन ही था, लोगों को अरुचिकर प्रतीत होने लगी। एक चीज़ भी ध्यान रखना यहाँ के कि बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों, रचना की कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों दिन यह विचार बढ़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन ही होना चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए ही नाटक लिखे जाने लगे। उनमें वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता की प्रधानता बढ़ने लगी। यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इस यहाँ पे, कि जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाटक कला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, तड़क भड़क, सज धज, चटपटीपन, वागावडंबर को छोड़कर लोग स्वाभाविकता, सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग की नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगी। यह आंदोलन फ्रांस में आत्वान और रूस में स्टेनलास्की ने जोरों के साथ किया। यहाँ भी आपने एक वहाँ पे एप्सन का नाम सुना, यहाँ पे बर्नार्ड शा का नाम भी आप ध्यान रखना। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शा का उत्थान हुआ। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आशय का तारतम्य समझने, समझाने एवं उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। देखते हैं कि उनके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियां, जो व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करती हैं, तैयार न थीं। एक और यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, उसके एक पुराने मित्र आर्चर ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया। किसके मित्र? हमने एक नाम पढ़ा यहाँ पे, बर्नार्ड शा, कि कुछ नाटक पुराने मित्र आर्चर ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसमें नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं, अतएव अनाधिकार चेष्टा का प्रत्याग करके उसे और कोई काम उठाने चाहिए। एक हमने हाईलाइट किया था कि 1926 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार में बड़ा आदर होने लगा, उन्हें नोबेल पुरस्कार में बड़ा आदर होने लगा और उनके अभिनय करने के लिए समितियां और नई नाट्यशालाएं खुल गईं और नाट्य कला की परिपाटी बदलने लगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यद्यपि गत यूरोपीय महासमर 1914 से 19 के कारण होगा जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर इब्सन, बर्नार्ड शा आदि का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। फिर से ध्यान रखना कि कपोल कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों न हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किस नाटक की भूमिका में कहा गया है? सिंदूर की होली समस्या नाटक की भूमिका में कहा गया है कि कपोल कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की भांति कदापि नहीं हो सकती, तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही सुंदर और मनोरंजक क्यों ना हो। फिर इधर मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जितना लगा कि हाईलाइट कर लूँ, वो थोड़ा सा हाईलाइट मैंने किया था। ये इम्पॉर्टेंट कुछ कथन थे जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगे थे पेपर के लिए। तो ये बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिवाद किसी का हो, किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। एक और है यहाँ पर कि इन दिनों, इम्पॉर्टेंट कथन है, इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं कि इन चीज़ों में लोकहित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है। इम्पॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे कथन इम्पॉर्टेंट है कि इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता, यहाँ तो जो है कला, अनंत सहानुभूति। ये वो आगे का मत पढ़ना,
अभी जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे हाईलाइट, अभी सभी आप देखोगे मैंने कहा कि स्टडी चल रही है। अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कि वो आपको ये 65 पेज का तो क्लियर नहीं करना इस टाइम पे, 10 या 15 पेज के कथन छोटे छोटे हैं जो कि आपको करना है, एक बार देख लेना है। क्योंकि यदि आपने ये नहीं पढ़ा ना, मतलब आपने यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं आएगी, आपने पढ़ा है तो आपको जो नहीं पढ़े वो तो याद रहेगा कि हाँ ये इसका हमने पढ़ा तो नहीं है। मतलब कोई कथन आता है सिंदूर की होली नाटक की भूमिका का, आपको लगता है कि नहीं है तो किसी और का होगा, आप लगा लोगे जब आपने सिंदूर की होली की भूमिका पढ़ी है। ठीक है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम जिसको पढ़े होते हैं हमको पता चलता है कि हाँ ये वहाँ वहाँ चीज़ें हमने पढ़ी थी उस संदर्भ में। तो ये वाला भी आप ध्यान रखना कि कला अनंत सहानुभूति है जिसकी एक एक नज़र में कल्याण की दुनिया बसती चलती है। इसलिए ज़िंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी निश्चित कसौटी, साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशाली व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट, इसमें 3-4 कथन ही थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे कि ये बुद्धिवाद वाला, दूसरा इन दिनों, ठीक है, इन दिनों हमारे समालोचक, और तीसरा ये, बाकी और भी हाईलाइट था लेकिन पेपर जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखा था ये दिखा था। थोड़ा सा देखते हैं अभी जो पूरा विशेषता आता है उसके उपयुक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में हैं। इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा हेर फेर है। इसके पात्र भी 5 या 6 हैं। ध्यान रखना कभी कभी होता है कि यहाँ से पेपर में आ सकता है, ठीक है, यहाँ से आ सकता है कि इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा ही हेर फेर है। इसके पात्र भी 5 या 6 हैं। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, अपने अपने ढंग का है, किया गया है। यहाँ तक ऐसे आ गया मान लो, तो इतना ध्यान रखना कि हाँ ये किस नाटक के बारे में हो सकता है। एक ये कथन मैंने हाईलाइट कर दिया था यहाँ पर कि तुम्हारी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोशंकर के बीच वार्तालाप चलती है। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान रखना कि तुम्हारी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई चीज़ आप पढ़ते हैं ना तो भूमिका पढ़ने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। किसी चीज़ की भूमिका पढ़ने से समझ में आता है कि नाटक के अंतर्गत क्या लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि संभव है विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी दिख पड़े हैं, लेकिन इसके लिए तो एक ही 200 गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणें विश्वांक, और इसलिए उनकी रचनाएं आदरणीय हैं। नाटक साहित्य में वह युग परिवर्तन करना चाहते हैं, तदर्थ हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसकी भूमिका किसने लिखी थी, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने, DSC, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं आप बोल दे कि लक्ष्मी नारायण ने लिखी थी, ये आप ध्यान रखना। अब आगे कौन से हैं, अच्छा आगरा बाज़ार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था आगरा बाज़ार का, भूमिका में बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, सबको एकत्र करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके 2 भूमिका हैं, ये तो नया वाला है, पुराना वाला भूमिका मेरे ख्याल से मैंने लिया कि नहीं लिया। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। फैज अहमद फैज का वक्तव्य है। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर, यह 3 नाटक इसी तरकीब से मेरे रंगमंच रंगकर्म के सफ़र में संगे मिले हैं। यानी सन 1954, 58 और 75, ये 3 साल मेरे आर्ट की विकास में सबसे ज़्यादा अहमियत और मेरे थिएटर की ज़िंदगी में तारीखी हैसियत रखते हैं। यही 3 नाटक हैं जो कंबल की तरह मुझसे चिपक कर रह गए और बार बार की फरमाइशों ने उन्हें सदाबहार बना दिया। इसके अलावा यही 3 ऐसे नाटक भी हैं जिन्हें आलोचकों ने कुतर बहोड़ा, लेकिन आवाम में इसकी मकबूलियत कम न हुई बल्कि बढ़ती ही गई।
यही 3 ऐसे नाटक भी हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से मुझे वे शैली दी जिसमें एक लिहाज से बाद के सारे प्रोडक्शनों में मेरे दस्तखत की सूरत अख्तियार कर ली। ठीक है, इन सब बातों के अलावा यह हकीकत भी काबिल ज़िक्र है कि यही 3 नाटक मेरे ख्वाब की ताबीर बरलाने में सबसे ज़्यादा मेरे मददगार साबित हुए हैं। वो ख्वाब था एक पेशावर थिएटर बनाना, ओखला थिएटर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका पहला भूमिका मैंने ली है, ये दूसरा वाला न्यू भूमिका मैंने ली है। ठीक है, पेशावर थिएटर से मेरी मुराद ऐसा थिएटर नहीं जिसका ताल्लुफ व्यापार और ओहो यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, मुनाफा से हो, बल्कि ऐसा थिएटर है जिसमें आर्टिस्ट भी रोजी रोटी की परेशानियों से मुक्त होकर अपना सारा वक्त बस एक काम के लिए वक्फ यानी समर्पित कर दे, ताकि अपने थिएटर के आर्ट को कमाल की चोटी पर पहुंचा सके और थिएटर के काम से इतना कमा भी सके कि उसे रोजगार के किसी और माध्यम का मुंह न देखना पड़े। मैंने सन 1954 में जब आगरा बाजार लिखा और उसे स्टेज पर पेश किया तो उस वक्त तक मैंने न संस्कृत नाटकों का अध्ययन किया था, न यहाँ पे कुछ है बर्तल बेस्ट का, और न ग्रामीण नाटकों की लोक शैलियों पर गहरी नज़र डाली थी। इसके बावजूद आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर बज़ाहिर एक सूत्र में गुथे हुए नज़र आते हैं। यानी मेरे अपने थिएटर के विकास के सोते आगरा बाजार से मिलते हैं। ठीक है, यह तो रहा शैली और स्टाइल का मामला। अब यह अलग बात है कि खुद चरणदास चोर के लिए रास्ता साफ करने वाला प्रोडक्शन था गांव के नाव सुरासुर, मोर नाव दामाद। इस प्रस्तुति ने न केवल चरणदास चोर बल्कि बाद के सारे प्रोडक्शनों के लिए ज़मीन तैयार की, लेकिन इसका ताल्लुक़ अनपढ़ ग्रामीण कलाकारों, उनकी बोली और उनके साथ मिलकर नाटक तैयार करने से ज़्यादा है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने क्या ओखला थिएटर का नाम सुना, अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे इप्टा का नाम सुना। इम्पॉर्टेंट है, जामिया मिलिया के मंच पर आगरा बाज़ार की कामयाबी ने ताजियाने का काम किया और मैं मुस्तैदी से अपने उसी ख्वाब की ताबीर ढूंढने में लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट और है तो बहुत इम्पोर्टेंट सब पढ़ना है, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, वो बताती हूँ। मुझे जामिया में थिएटर काम करने का ख्याल तर्क करना पड़ा। मैंने जामिया थिएटर का ख्याल छोड़ ओखला थिएटर स्थापित किया। ठीक है, तो ये ओखला थिएटर, इप्टा, जामिया, इनका नाम ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ पेपर के लिए। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका स्टेट और सेटिंग किसने तैयार की थी, तो अबुल कलाम ने। पात्र जो थे इम्पॉर्टेंट पात्र थे। वेशभूषा और नज्म किसने बनाया था, तो अब्दुल कमाल रहमान ने। मेकअप आर्टिस्ट कौन था, तो अख्तर हसन फारूकी और जमील अख्तर MS। प्रॉम्प्टिंग किसने की थी, अजहर परवेज ने, मसूद उल हक ने। पर्दा किसने तैयार किया था, सज्जाद अली ने, हबीब अहमद ने। और निर्देशन किसके निर्देशन में पेश हुआ था, तो हबीब तनवीर के निर्देशन में यह नाटक। तो ये रियल पात्र थे। ठीक है, ये इसके रियल पात्र थे जो ये नाटक को पहली बार जब खेला गया था तो तैयार किए थे। कहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। जब यह ड्रामा ओखला में खेला गया तो लगभग 75 आदमी एक साथ मंच पर आए थे। अगर ये सहूलतें न होता तो 20 आदमी भी इस ड्रामे को खेल सकते थे। इसकी फिजा पर इस चीज़ का कोई खास असर न होगा। स्थान क्या था, आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। काल कब था, 1810 के आसपास। समय क्या था, एक दिन। खेल की अवधि क्या थी, लगभग 2 घंटे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आप देखेंगे कि 3-4 नाटक ऐसे हैं। हाँ, ये एक पेज में था, ये लिखा था जब भूमिका में पढ़ रही थी, एक पेज में ये भी आया था, सब किताबों के खुल गए मानी जब से दिखी नज़ीर दिल की किताब। अब एक चीज़ और मतलब इम्पॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, कि किसने भूमिका, क्योंकि भी आपने देखा था उसके लिए आधे अधूरे और अंजू दीदी और कोई एक और नाटक है जिसमें जो रियल पात्र हैं ना उनके बारे में पूछा गया था। 2 बार पेपर में आ चुका है, तो एक बार मैंने यहाँ पे उन सब रियल पात्रों का जिक्र किया है, तो आप देखे रहोगे तो कुछ न कुछ तो याद आएगा। देखो ऐसा होता है, जब हम कुछ पढ़े होते हैं तो कुछ न कुछ तो याद आता है।
हम जब अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालते तो कुछ भी याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ न कुछ आपने दिमाग में डाला है तो पेपर में तो बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 14 मार्च 1954 को आगरा बाजार के पहले मंचन के अभिनेता कौन कौन थे। तो पहला फ़कीर के रूप में अशफाक मोहम्मद खां, दूसरा फ़कीर के रूप में इश्तियाक मोहम्मद खां, ककड़ी वाला अब्दुल सत्तार सिद्दीकी। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा थे मैंने ऑलरेडी उनको यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस लगा दिया था ऐसे। ठीक है, ककड़ी वाला अब्दुल सत्तार सिद्दीकी और तरबूज वाला असगर हसन अल इस्लाही। लड्डू वाला के पात्र में था नोमान लतीफ़, पतंग वाला के पात्र में था मोहम्मद इकबाल और किताब वाला के पात्र में था जिया उल हसन फारूकी। शायर के पात्र में था मोहम्मद जकरिया अंसारी और तज़किरा नवीस के पात्र में था रशीद नोमानी। ठीक है, बस इतना, अभी सबको नहीं। किताब का ग्राहक कौन बना था? तो जुनैद उल हक पात्र था, एक लड़की जिसका नाम था सादिया। ठीक है, बंदर के पात्र में कौन था? मोहम्मद नफीस। बस, और बाकी तो बहुत ज़्यादा है पर आपको सबको नहीं याद करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम कहाँ? हम आते हैं बकरी नाटक पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फ़ोटो लगा दी थी ताकि आपको याद रहे कि उसके नीचे हम बकरी नाटक को करने वाले हैं। अब देखते हैं बकरी नाटक के बारे में कि यह नाटक इब्राहिम अलकाजी। अब ये नाम आप ध्यान रखना, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आएंगे अमाल अलाना, जब योकला थिएटर, ठीक है, जामिया मिलिया थिएटर, इफ्टा थिएटर, कई चीज नाम आए हैं ना, बर्नार्ड सा, और जो भी नाम आए हैं आप थोड़ा सा नाम तो यार ध्यान रखना। ठीक है, नामों को आप इग्नोर मत करिएगा। तो नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया, कौन सा? बकरी, कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडल ने इसे दो दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से है कि इसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया। ये नाम आप ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर हमने रणजीत कपूर का नाम लिया था, यहाँ हमने कविता नागपाल का नाम ले लिया। इसे जननाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ संपन्न हुआ। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अनदेखा ही रह गया। लेखक कहते हैं कि यह खेद है। अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आया था। कहाँ से? ये वाला पेपर में प्रश्न आया था। इम्पॉर्टेंट है कि यह नाटक न लिखा जाता। ठीक है, यहाँ से भी आया था। यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यदि हिंदी के तथा कथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार स्पर्धी न होकर आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानती। इम्पॉर्टेंट है, यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों और मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, अब दूसरे संस्करण की भूमिका में देख लेते हैं क्या कहा गया था। बकरी के प्रथम संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंग जगत का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ ही कई महीनों तक जननाट्य मंच इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कारखानों के मजदूरों के बीच, आधी रात चांदनी चौक के चौराहे पर दुकानदारों के लिए हुए,
जिनके बीच तब तक आज तक का नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहां के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो गई और इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया। क्योंकि कब लिखा था नाटक? 74 में लिखा गया था, 1974 में। पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अब जीवन के रंग कर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा। ऐसा प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव टेड़वा में राकेश संस्था ने तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया, जहां यह पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया है। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलेख बकरी नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ा लगता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है। नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में एक ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के नृत्यों का आधार क्लासिकी तथा पंजाबी लोक नृत्यों का था और गीतों में पंजाब की लोक धुनों का भरपूर उपयोग, और इस तरह नौटंकी विन्यास से कटा हुआ। तो ग्वालियर के रंग श्री लिटिल बेले ट्रिप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन पूरी दूसरी तरह था। फिर से इम्पोर्टेंट है, यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता है और शास्त्रीय मन स्थिति वालों को भी ग्राह्य हो सकता है, तो निश्चय ही हिंदी के भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब तीसरे संस्करण की भूमिका में क्या है कि पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रदर्शन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के लिए, पेपर में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा बम्बई ने MS सत्यू के निर्देशन में किए। वहाँ इसकी रजत जयंती मनाई गई। इतना ही नहीं, जहाँ यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रज भाषा छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में खेला गया है, वहाँ यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बंगलौर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की। प्रसन्ना पात्र हैं, ठीक है, प्रसन्ना एक व्यक्ति है, ठीक है, जहां भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन MS सत्यू ने किया। उड़िया और गुजराती में भी यह नाटक खेला जा रहा है। मॉरिशस में इस नाटक को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। याद रखना किसकी भूमिका में कहा गया है कि कौन से नाटक को मॉरिशस में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो था बकरी नाटक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और अधिक सार्थक हो उठा है और इस स्थिति से टकराने वाली, मुंह चुराने वाली ताकतों को अधिक ध्रुवीकरण कराता है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ दर्शक सेना द्वारा ही लिखा गया था। इम्पॉर्टेंट था बकरी नाटक के बारे में कि नाटक के प्रकाशोद्घाटन के अवसर पर जननाट्य मंच द्वारा एक 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली का उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की भूमिका हम देख लेते हैं। तो नट की भूमिका में कौन था? अनिल कुमार। नटी की भूमिका में कविता नागपाल। बिस्ती की भूमिका में अनिल कुमार। दुर्जन सिंह की भूमिका में पंकज कपूर। करमवीर की भूमिका में राकेश सक्सेना। सत्यवीर की भूमिका में मनीष मनोजा, सिपाही का छोड़ दो। विपत्ति की भूमिका में सहला हाशमी, अतिया बख्श, और युवक की भूमिका में था सफदर हाशमी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। निर्देशक कविता नागपाल, संगीत मोहन उप्रेती और नृत्य रचना भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अब अगला नाटक कौन सा आता है? अगला हमारा नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। चलिए इसकी भूमिका देख लेते हैं। मैं बोल रही थी ना कि ये 65 पेज का पूरी भूमिका है, तो 65 के 65 पेज ना पढ़ के आपको केवल कितना 15 पेज है जो कि आपको तैयार करना है। सिर्फ 15 पेज ही परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी 65 पेज पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बस हाँ आपकी जानकारी के लिए है। यह कि भूमिका पढ़ लेने के बाद चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों की समझ में आ जाता है कि दरअसल नाटक किस लिए लिखा गया है और नाटक में कितना योगदान अन्य लोगों का रहा है लेखक के अलावा।
ओह अच्छा, ठीक है। मैं यहाँ तो कर रही थी, मेरे ख्याल से क्या गड़बड़ हुआ है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो अच्छा था, चलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ, वाईफाई दोस्तों डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इधर मैं कर देती हूँ, ये मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। यदि आपको दिखेगा तो आप मेरे को एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कहाँ पे यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन के बारे में। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभवतः प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का नहीं है, नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी यहाँ से पेपर में प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक से 2 बार प्रश्न आपके आ चुका है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों का के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यांतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मोहन राकेश ने लिखा है, संभव है नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। ठीक है, तो जो पेपर में आया है मैंने वहाँ बता दिया आपको। पात्र में रख ली थी तो पात्र आपको आता है ऑलरेडी। कभी कभी ऐसा है तो आ जाता है कि अंबिका ग्राम एक वृद्धा, मल्लिका पुत्री, कालिदास कवि हैं, दंतुल राजपुरुष हैं, मातुल कवि मातुल हैं, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष। ठीक है, रंगणी संगणी नागरी हैं। थोड़ा सा मैंने ऐसे इसलिए किया था ताकि मैं ऐसे कर दिया करें। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक ये अधिकारी हैं। ठीक है, प्रियंक मंजरी राजकन्या कवि की पत्नी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने कर दी थी। पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, क्या आपको कोई वॉइस मिल रही है क्या मेरे दोस्तों? वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था तो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा क्या? बता दो भाई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हम देखते हैं अगला नाटक मन्नू भंडारी के बारे में। ठीक है, महाभोज के बारे में। तो मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिलाएं या तो घर परिवार के बारे में लिखती हैं या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती मरती हैं। महाभोज विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है। जनतंत्र में साधारण जन की जगह कहाँ है? राजनीति और नौकरशाही के सूत्रधारों ने सारे ताने बाने को इस तरह उलझा दिया कि वह जनता को फंसाने और घुटाने का जाल बनकर रह गया। इस जाल की हर कड़ी महाभोज के दा साहब की उंगलियों के इशारों पर सिमटती और खुलती है। हर सूत्र के वे कुशल संचालक हैं। उनकी सरपरस्ती में राजनीति के खोटे सिक्के समाज चला रहे हैं। खैर, खरे सिक्के एक तरफ फेंक दिए गए हैं। महाभोज भ्रष्ट उपन्यास, क्योंकि नाटक के बारे में है ना, उन्होंने नाटक में न कह करके ऐसा उपन्यास के संदर्भ में कहा है। ठीक है, उपन्यास नाटक दोनों की कथा समान है। तो महाभोज उपन्यास भ्रष्ट भारतीय राजनीति के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करता है। अनेक देसी विदेशी भाषाओं में इस महत्वपूर्ण उपन्यास के अनुवाद हुए हैं और महाभोज नाटक तो दर्जनों भाषाओं में सैकड़ों बार मंचित हो रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली द्वारा मंचित महाभोज नाटक राष्ट्रीय नाट्य मंडल की गौरवशाली प्रस्तुतियों में अविस्मरणीय है। देखते हैं यहाँ पर लेखिका लिखती है कि बिंदा की आंखों में कुछ दहकने लगा था और कनपट्टी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, इम्पोर्टेंट है। एक ये भी वक्तव्य था
उसी में, इसी नाटक में, कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द अंतर्द्वंद था। आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और अस्वस्थदायक तो मुझे भी लगता है। मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद की अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने हैं, ऐसा मनु भंडारी ने लिखा है। अभी भी आपको कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों? हाय हेलो कुछ तो कर दो यार मित्रों। ठीक है, चलिए यहीं पर हम आते हैं अंजू दीदी की ओर। ठीक है, अंजू दीदी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये तो अंजू दीदी जब नाटक शुरू होता तो पहला ओम शिवपुरी भारत रत्न भार्गव से ये चीज़ें उन्होंने लिखा था। ठीक है, उस समय के रंगमंच अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अस्क ने हमें दिया है वह प्रशंसनीय है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एंड कर देती हूँ क्लास को। ठीक है, एंड कर देती हूँ, मुझे लग रहा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। क्लास एंड क्यों नहीं हो रही है भाई? एक बार मैं इसे ऑफ करती हूँ और मैं चलती हूँ फिर से, मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, मैं चलती हूँ मेरे एप्लीकेशन पर, मैं देख लेती हूँ दिक्कत कहाँ हुई थी, मतलब क्या दिक्कत हुई थी। मैं आ गई हूँ मेरे कोर्स में, हाँ मेरे कोर्स में आ गई हूँ। यहाँ पर होली ऑफर का कोर्स था, लाइव क्लास में जाती हूँ और हम आ गए हैं रिज्यूम में। हाँ ओके, अच्छा आप अभी हैं। कुछ हुआ था क्या, कुछ गड़बड़ हुआ था? आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा क्या? आप एक देख लेना एक बार भाई। ठीक है, क्योंकि लगता है वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था ना। हाँ सुधा, हेलो। हाँ बोल, नमस्ते, हाँ बोलिए। हाँ वो अभी फिर से रिफ्रेश की मैं, आ गया अब आ गया है। हाँ, तो क्या हुआ था, मेरे वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था तो चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ था। ठीक है, अभी आप बता दो मेरे को। आपको स्क्रीन में मैं दिख रही, अब दिख रहा? अरे हाँ मेघना, मैं दिख रही हूँ या स्क्रीन भी आपको दिख रही? ये दिख रहा ना? ओके हाँ दिख रहा, ठीक ठीक ओके। तो हम आ गए हैं अब अंजू दीदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ें छूट गई हैं आप रिकॉर्ड मैंने कर लिया है, रिकॉर्डिंग भी आप देख लेना। ठीक है, जो चीज़ें छूटी हैं मैं रिकॉर्डिंग कर ली है। अब पेपर के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से भी ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये राजेंद्र यादव ज्ञानोदय कलकत्ता, उन्होंने अपना वक्तव्य लिया था। यहाँ पे एक नन्ही मधुलिका के लिए भी था कि नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ से आएगा पेपर में। कुछ कथन इसके बारे में है, मधुलिका के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब बताते हैं कि मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची, इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो और जिसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसे मूजी रोग की शिकार थी, पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्चे की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दिशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई है।
हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया है। ये मेरे को थोड़ा सा बहुत भावुक करता है ये चीज़। केवल 9 साल की बच्ची है। तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। ठीक है, तो एक ये मधुलिका का जिक्र है भूमिका के तौर पर। इसमें दिलकुशा होटल का जिक्र है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। अंजू दीदी एक मूल्यांकन कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। पूरा नाटक इसमें आ गया है, मतलब नाटक का पूरा वृतांत ही आ गया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको पूरा वृतांत नहीं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आप क्योंकि मैं नाटक का पूरा, इससे अच्छा मैं नाटक का पूरा कथन आपको बता दूंगी। ठीक है, नाटक रख करके, अंजू दीदी नाटक का पीडीएफ रख करके मैं पूरा नाटक का कथन बता दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही। जहाँ मुझे लगेगा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है, कहीं कहीं मैंने आपको चीज़ें हाईलाइट की थी, ये वाली जैसे मैंने की थी यहाँ पे। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, पढ़ा तो ये पूरा है। यहाँ से जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अन्नू को देकर टूट जाती है और अपने हठीले अहम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मरकर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकाता। अपनी जिस अर्ध विक्षिप्तता से वह अपने अहम को सहेजती मानवों को मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उसे ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है, ये कथा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है, कि जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयाँ बन जाए। ठीक है, एक चीज़ मैंने और यहाँ हाईलाइट की थी, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी पूरी भूमिका पढ़ लेने के बाद ना फिर आपको नाटक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, या फिर भूमिका पढ़ लेने के बाद आप नाटक पढ़ते हैं तो पूरा नाटक समझ में आता है। क्योंकि इस भूमिका को मैंने 2 बार पढ़ा। एक बार मैंने ऐसे नॉर्मली में पढ़ी थी बिना हाईलाइट के, दूसरी बार मैंने पूरा हाईलाइट के मैं पढ़ी थी। ठीक है, तो फिर वो तो फिर पूरा समझ में आ गया। नाटक भी 2 से 3 बार मैं पढ़ी हूँ, तो मैं नाटक के कथन बता दूंगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चीज़ यहाँ है तो सो है। ठीक है, आज नहीं कल बता दूंगी। एक कथन मैंने यहाँ से ये चीज़ें मैंने रखी थी, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, तो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया था। इस तरह से अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ मैंने किया था कि मैं पहाड़ी दरिया था तो मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूँ जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूट कर बिखर गई। पर आज मैं उसके इंतज़ार में इस आदर्श के मरु में अपना सिर पटक रहा हूँ। इससे उसे शांति मिलती होगी। ठीक है, इतना यहाँ तक मिलती होगी। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ मैंने फिर से किया, ऐसे अंडरलाइन किया कि जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू। मैं तुम्हें क्या कहूँ। ठीक है, ये इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या था, बहुत बड़ा है बहुत, पूरी पटकथा आ गई। क्या था, कुछ चीज़ें और मैंने यहाँ पे की थी ना हाईलाइट, ये वाला। हाँ, कहाँ इसी नाटक में कुछ, मतलब नाटक में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने उसको रख लिया था, ये वाला। यहाँ से श्रीपत आता है और होता है जब एक वकील ये कहता है यहाँ से कि कितना हंसते थे आप, मतलब कि किसको कह रहा है, अपने जीजा से बात करता है। कहते कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में, जो जी चाहे खाते, और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है, हंसता है और जज बुढ़ापे का। कसम, आपकी जीजा जी शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया। ठीक है, ये चीज़ था। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है। और क्यों जीजा जी, आप अपना वचन तो आप नहीं भूले। पिछली बार हम मिले थे तो आपने कहा था एक बार फिर दिलकुशा होटल में, मतलब ले चलेंगे करके बात हुई थी इनके बीच।
कुछ ज़्यादा मुझे ये सब आपके उसमें है। कसम ले लूँ तो इन 20 वर्षों में कभी मेज़ पर सोया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है, जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है। तब न जाने क्या हुआ कि फिर वैसा का वैसा हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो कि नाटक से ही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मुझे, मैंने हाईलाइट की। जो मुझे नहीं लगा तो मैंने हाईलाइट नहीं की। पूरा नाटक के पटकथा के बारे में ही यहाँ बताया गया है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे रखना चाहिए। बाकी बाद में चीज़ें पढ़ाऊँगी, अभी तो मैं केवल पेपर के लिहाज से बता रही हूँ। अब अंजू दीदी नाटक का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेता ने योग दिया, तो यहाँ पे भूमिका आप ध्यान रखना। अंजू दीदी की भूमिका में कुमारी सावित्री, अनिमा की भूमिका में नीरजा, मुन्नी की भूमिका में नंदनी, वकील साहब की भूमिका में कांतीलाल, श्रीपत की भूमिका में ओम प्रकाश शर्मा और राधु की भूमिका में सावरिया, नीरज की भूमिका में मास्टर राधा वल्लभ। इस नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र सरत ने किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या ध्यान रखना है, अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया। श्री राज जोशी के निर्देशन में, राज जोशी का जिक्र आपके पेपर में हो चुका है नेट की, श्री राज जोशी के निर्देशन में, ठीक है। राज जोशी के निर्देशन में कब खेला गया था? रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद से। अब यहाँ पे किस किसने अभिनय किया था? तो अंजू दीदी की भूमिका में देसी सेठ, इंद्र नारायण की भूमिका में ज्वाला प्रसाद, अन्नू की भूमिका में हीरा चड्डा, श्रीपत की भूमिका में फिर वही राज जोशी, ठीक है। ओमी, कुसुम तरी, नीरजा, जगदीश, मुन्नी, जानकी गौड़ और नरजीत धीरेन्द्र, ठीक है। फिर नीरज की भूमिका में नीलाभ और नीलम की भूमिका में ऋतुराज, ठीक है। ये अहम पात्र थे। अच्छा, अंधेर नगरी के बारे में मुझे कोई भूमिका नहीं मिली, एक समर्पण में मुझे मिला था, तो मैंने रख लिया था यहाँ पर कि मान्य योग्य नहीं हो तो को कोरु पद पाए, मान्य योग्य नरते जकेबल परहित जाए। ध्यान रखना, क्या पता इस बार समर्पण पूछ ले अंधेर नगरी का, ठीक है। जे स्वारथ रथ धूर्त हंस ते काक चरित रथ ते औरन हत वच प्रभु ही नित हो ही समुन्नत। यद्यपि लोक की रीत यही पे अंत धर्म जय, जो नहीं यह लोक तदपि छलियन अति जम भय। नर शरीर में रत्न वही जो परदुख साथी, खात पियत अरु स्वत स्वान मंडुक और भाथी। तासो अवलो करी करी सो पै अब जगिय, गौश्रुति भारत देश समुन्नत में नित रही। देखो, लगता है कि भारत दुर्दशा का तो नहीं है, ध्यान रखना। साच नाम निज करिय कपट तज अंत बनाए, नृप तारक हरिपद भजी साच बढ़ाई पाए, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त की ओर। बहुत बड़ा नाटक है भैया, भूमिका कम से कम 4-5 पेज की भूमिका है, 5 से 6 पेज की। तो थोड़ी सी भूमिका मैंने रखी थी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी सी भूमिका मैंने स्कंदगुप्त की रखी, थोड़ी सी मैंने रखी है ध्रुवश्यामनी की। बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है इसमें। तो चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका से बेहतर मैं तो कहूँगी कि आप भैया आप तो अच्छे से कथन वगैरह पढ़ लो। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त की भूमिका से पढ़ने से आप नाटक के कथन पढ़ लो, पात्र पढ़ लो। हम आते हैं आधे अधूरे पर। स्त्री पुरुष के बीच आकांक्षाओं और उनसे उपजे द्वंद्व और टूटन की अविस्मरणीय गाथा देख लेते हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित है। क्या इम्पोर्टेंट है आधे अधूरे में कि आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में निम्नलिखित कलाकारों द्वारा भूमिका के पात्र निभाई गई थी। तो काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी की भूमिका में है, स्त्री सुधा शिवपुरी हैं, पुरुष एक ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा और छोटी लड़की ऋचा व्यास। पेपर में छोटी लड़की के बारे में आया था कि छोटी लड़की की भूमिका आधे अधूरे में किसने निभाया। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, CGPSC में लगा हुआ है। अधिकतर जितने भी पेपर होते हैं ऑलरेडी यह आपको देखने को मिल ही जाता है। कोई बात है को रखिए, अच्छा कुछ भी नहीं, ओके ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें छूट गई थी, है ना,
चलो कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं, लड़का की भूमिका में दिनेश ठाकुर, पुरुष 2 की भूमिका में ओम शिवपुरी, पुरुष 3, मतलब पुरुष 3 4 1 ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी स्त्री की भूमिका में है, और पुरुष 1, याद रखना ओम शिवपुरी की पुरुष 1 ही निभाते हैं। बस बड़ी लड़की अनुराधा, छोटी लड़की ऋचा, लड़का दिनेश। बस ये आप 3 को याद रखो अच्छे से, ठीक है। किसको? अनुराधा, ऋचा, दिनेश को। और ओम शिवपुरी की पूरी प्रॉपर भूमिका है। अब भूमिका के बहाने थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमिका काफ़ी बड़ी है इसकी भी, कि मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे पहल 19 एवं 26 जनवरी तथा 2 फरवरी 1969 के 3 अंकों में धर्मयुग में क्रमशः छपा, और 2 मार्च 1959 को दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर ने इसे ओम शिवपुरी के निर्देशन में अभिमंत्रित कर दिया। नाटक ने तीखी और व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की। हिंदी के नाट्य समीक्षकों और पत्रकारों को यह ऐसा सतही एवं खोखला नाटक लगा, जो अपनी व्यावसायिकता को क्रांतिकारी लिबास में छुपाने की कोशिश करता है। कथानक की घटनाहीनता, प्रस्तावना की निरर्थकता, अनुभव क्षेत्र की संकीर्णता, एक ही अभिनेता द्वारा 5 भूमिकाएं निभाने को चौंकाने वाली फिजूल रंग युक्ति, चरित्रों के गहरेपन, संघर्ष के अभाव, भविष्यहीन नियतिवाद और आयातित जीवन दृष्टि पर आधारित एक अति नाटकीय दृष्टि जैसे अनेक आरोपी लगाकर इस नाटक को साधारण और महत्वहीन सिद्ध करने में भरपूर प्रयत्न किए गए हैं। देखते हैं, कहते हैं लेखक की परंतु आज 35 वर्ष बाद पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि समय से अधिक ईमानदार, सच्चा और निर्मम मूल्यांकनकर्ता एवं निर्णायक कोई नहीं होता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस समकालीन जिंदगी के ऊपर बिल्कुल खरा उतरता नाटक है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे थी। संभवतः अंधा युग के अलावा आधे अधूरे ही हिंदी का एक ऐसा मात्र नाटक है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर कल्पनाशील निर्देशकों, प्रतिभावान अभिनेताओं और कुशल पार्श्व कर्मियों और प्रबुद्ध प्रेक्षकों, पाठकों को सर्वाधिक आकर्षित और प्रभावित किया है। ये नाटक की भूमिका में ही है। इम्पॉर्टेंट है ये, पेपर में यहाँ से बात उठी है, यहाँ से पेपर में आई हुई है कि भूमंडलीकरण, बाजारवाद और पश्चिमी संस्कृति एवं मीडिया के अदम्य आक्रमण के कारण तेजी से उफरी जरूर है, लेकिन अचानक पैदा नहीं हो गई है। इनके बीज तो स्वतंत्रता और विभाजन के बाद हुए मोह भंग के साथ ही हमारी धरती पर पड़ गए थे। 60 के दशक से इनका अकुराना शुरू हुआ। 70 के दशक में ये हमारे जीवन और समाज में कनमुनाने कसमसाने लगे थे। पहल इन परिवर्तनों की दबी घुटी स्पष्ट अभिव्यक्ति महानगर के उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में हुई। आधे अधूरे नामक अपने इस नए नाटक के लेखन के दौरान राकेश ने सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और मित्र श्यामानंद जालान से कई बार बातचीत की। कलकत्ता में 3 जुलाई 1966, दिल्ली में 20 अक्टूबर 1967 और 22 अक्टूबर 1970 की बातचीतों का तो लिखित उल्लेख स्वयं मोहन राकेश ने अपनी डायरी में किया है। बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी नाट्य भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मोहन राकेश भी अपने समकालीन कुछ बड़े लेखकों की तरह अपनी कई रचनाओं का आरंभिक काम अंग्रेजी में करते थे। ठीक है, ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके 116 पृष्ठों पर राकेश के अंग्रेजी हस्तलेख में आधे अधूरे के विस्तृत नोट्स, चरित्रों के नाम, रूपरेखा, कथाक्रम, संवाद, फेड आउट और फेड इन के साथ पात्रों के नहीं, चलो हटाते हैं। अब तो बहुत लंबा चौड़ा है पूरा, ये तो मैंने कम लिया है, कुछ चीज़ें छोड़ करके आगे पीछे की। अब पूरा एक एक पात्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पूरा एक एक पात्र की क्या भूमिका है उसकी, कहाँ से उसको लेके आते हैं, कौन कौन इस भूमिका को निभाने में मना कर देता है, फिर लेखक के पास क्या क्या परेशानी आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो पूरा हमें अभी नहीं देख रहे। अब मेरे को जब अगला सत्र में करूँगी तो देखूँगी। ठीक है, अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं, अब आपके पास भी इतना टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को पूरा कंप्लीट पढ़ने का।
एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे अमाल अलाना का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो अमाल अलाना का जिक्र आपके कूट में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है, बाप रे। जयदेव तनेजा, ठीक है, इन्हें लिखे हैं भूमिका में, बहुत लंबा चौड़ा भूमिका है। तो वो पूरी पटकथा है, पूरी पटकथा, मतलब जो आधे अधूरे आप चाहे नाटक पढ़ लो चाहे आप यहाँ पढ़ लो। हाँ, भूमिका पढ़ने से है कि कथा समझ में आती है कि दरअसल क्या क्या था, क्या होना था नाटक में, क्या चीज़ें लेखक को परेशानियों का सामना करके और आज एक सफल नाटक के रूप में लेखक ने इसको प्रस्तुत किया। तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब भूमिका में। अब आते हैं स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की ओर। लेकिन अभी मैं कहूँगी ये पढ़ने से अच्छा है कि आप इनके कथनों पर चले जाइए। आया हुआ यहाँ से भूमिका से प्रश्न बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं। इस नाट्य रचना का आधार दो मंतव्यों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशी स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह कि मात्र गुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। फिर देखते हैं कि स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य होना तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध होता है। सिप्रा से तुम्बी में जल भरकर ले आने वाले और चटाई पर सोने वाले उज्जैनी के विक्रमादित्य स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य के खंडहर पर भोज के परमार पुरखों ने मालव का नवीन साम्राज्य बनाया था। परंतु मात्रगुप्त के कालिदास होने में अनुमान का विशेष संबंध है। हो सकता है कि आगे चलकर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाए, परंतु हमें उसके लिए कोई आग्रह नहीं। इसलिए हमने नाटक में मात्रगुप्त का ही प्रयोग किया है। मात्रगुप्त का कश्मीर का शासन और तोरमाड़ का समय तो निश्चित सा है। विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य वह छोड़ देता है और वहीं समय सिंहल के राजकुमार धातसेन का निर्धारित होता है। इसलिए इस नाटक में धातसेन भी एक पात्र है। बंधु वर्मा, चक्रपालित, पर्णदत्त, सर्वनाग, भटार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीम वर्मा, इसका शिलालेख कौशाम्बी में मिला है। गोविंद गुप्त आदि सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इसमें प्रपंच बुद्धि और मुदगल कल्पित पात्र हैं। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। ऐसा भूमिका में लिख रहे हैं ये स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में। ये तो उसमें भी है, आपके ई बुक में भी है, मैंने लिखा है। इसलिए शिलालेख में हतरी हतरिपुरी कृष्णो देवकी मभ्युपेत मिलता है। संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त के माता के रूप में मिलता है। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा, मालिनी जैसी किसी दूसरी नाम धारणी स्त्री
हेलो। चलिए सही हो गया। हाँ ठीक है, आवाज़ चली गई थी, मैं देख ही नहीं पाई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ अच्छा था, आपने कॉल घुमा दिया, धन्यवाद। ठीक है, और बस आपको इतना करना है। अब मुझे आप बता देना। ठीक है, क्योंकि आज से ना थोड़ा सा मौसम कुछ सही हुआ है मेरे इधर का। कल बारिश हुई थी। ठीक है, कल बारिश हुई थी, थोड़ा सा बदलाव हुआ दोस्तों। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतना ज़्यादा मेरे को आपको भी गर्मी में मुझे पता है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये संघर्ष जो आप कर रहे हैं ना, वो मैं महसूस कर रही हूँ। ठीक है, गर्मी में पढ़ना, चीज़ों को एकाग्र रखना, घंटों बैठे रहना, 6-6 7-8 8 घंटे करना। हाँ मैं कह रही थी कि आपको अब लगता है कि अब तैयारी जो भी है सो है। अभी जो टाइम बचा, आज 15 तारीख हो गया ना, 5 दिन ये आपके पास है, 15 5 20, 15 10 25, 10 दिन का टाइम है। आप कहो मैं गूगल मीट पे लूँ आपको, क्योंकि गूगल मीट पे रहोगे आप तो भले मैं 1 घंटे ही लूँ आपको। गूगल मीट पे रहोगे तो आपको चीज़ें तुरंत एक अपने माइंड को तेज़ करने का मौका मिलेगा अभी। ठीक है, मतलब कि मैं बस प्रश्न धड़ाधड़, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, आप तो उत्तर। हाँ बता रही, नहीं पढ़ाई हो पा रही ढंग से। अब मैं ही नहीं पढ़ा पा रही, इतना सब सेटअप करने के बाद मैं फ़ैन छीन लिया। मैंने कहा हमको फ़ैन दीजिए भाई, हम क्लास नहीं कर पा रहे बच्चों का अपने। ठीक है, तो फ़ैन मैंने ले लिया। हम कहे आप कहीं घूम आइए। ठीक है, कहीं बाग बगीचा हो तो हवा पानी खा खा पी कर आइए। और बच्चे सो रहे थे कूलर में। अब वो गर्मी में वो भी बेचारी परेशान होती हैं जब मैं ले लेती हूँ तो। ठीक है, बहरहाल मैं कह रही थी अभी तो मेरे सामने रहोगे तो चीज़ें सही रहेगी। हाँ हाँ, बात तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आप जब अभी मेरे सामने रहोगे तो आप अच्छा कर पाओगी। 10 दिन बचा है ना। अब आपको तो पेपर के लिए पढ़ना है, पेपर निकालने के लिए पढ़ना है, विद्वान के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि हमको सब चीज़ आ जाए। अब देखो मेरे पास, अब जब सब कुछ हो गया तो अब मुझे, पहले मैं पेपर के लिए पढ़ती थी कि हाँ पेपर निकालना है, पेपर निकालना है। अब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, अब मेरे को नॉलेज गेन करना है। मैं जितना अच्छा पढ़ती जा रही हूँ उतना अच्छा मैं लिखती भी जा रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, वैसे मेरे को लेखन शैली मेरी तीव्र हो रही कि अच्छा ऐसा ऐसा तो मैं भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी आप पूरा पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो मैं कह रही थी फाइनली कि हम गूगल मीट पे मिले, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। आप सामने रहोगे ना, आधे घंटे ही रहो, आप 40 मिनट रहो, बस हो गया। 40 मिनट आप सुबह सुबह आ जाओ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे, या तो आ जाओ 5 बजे, या तो 4 बजे आओ। हाँ कथन ले लेती हूँ गूगल मीट पे। कथन कथन ले लेती हूँ, सबके कहानियों का कथन ले लेती हूँ, कहानियों के कथन को आगे पीछे पूछ लेती हूँ, घटनाओं को कि पहले कौन सी घटना आई, तो आपको एक चिंतन करने का एक मौका मिल जाएगा जब मैं कथन कथन ले लूँगी। जैसे कथन लगाने के लिए देखें आप, क्रम लगाने के लिए आया है। मैं गोदान उपन्यास को ले लूँगी, कुछ उपन्यास 1-2 हैं जो मेरे मन में है कि चलो घटना घटना बताती जाऊँगी, ऐसे ऐसे पटकथा चली थी। ठीक है, नाटक ले लेती हूँ, पंक्तियाँ ले लेती हूँ इकाई 5 की। ठीक है, इकाई 5 की पंक्तियाँ ले लूँगी कि हाँ ऐसे ऐसे आपको करना है। सुबह सबसे अच्छा, हाँ सुबह 4 बजे करते हैं, फिर दिन भर अपना काम करो, पढ़ो। सुबह सुबह अच्छा रहेगा, सुबह 4 बजे करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 से 5 साढ़े 5 तक कर लेंगे। तो आज एक बार कर लेते हैं, एक बार आज आप, एक बार आप तब भी आओ, आप ना 6 बजे आओ एक बार। आज आप 6 बजे आओ, कल से आप 4 बजे आओ मॉर्निंग में। हाँ 4 बजे आप कल से आओ। आज आप 30 मिनट के लिए ही आओ, पर आओ तब भी। 6 बजे आप 30 मिनट के लिए आओ। ठीक है, आधे घंटे के लिए आओ, फटाफट मेरी बात सुनो। और उस पर आपको एक, क्योंकि अब टाइम जितना ज़्यादा हो सके संवाद करो आप। आज है, हाँ आज 6 बजे आ जाइएगा, अभी शाम को 6 बजे, फिर कल से 4 बजे। अभी तो मैं लूँगी आज यूनिट 5 लूँगी, यूनिट 5 लूँगी और कविता की पंक्तियाँ बोलूँगी। और कल सुबह यूनिट 8 लूँगी मैं। हाँ एक एक यूनिट में कंप्लीट ले लूँगी, पूछ लूँगी 10 दिन तक।
और साथ में मैं यूनिट 8 का फर्स्ट पेपर भी पूछ लूँगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर के ओल्ड पेपर भी पूछ लूँगी, आधे घंटे ओल्ड पेपर पूछ लूँगी, 1 घंटे हिंदी पूछ लूँगी। और एकदम मैं ना मैं धड़ल्ले धड़ल्ले से एकदम पेपर बना पेपर के पे फॉर्मेट पूछूंगी। ठीक है, पेपर के फॉर्मेट पूछूंगी, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। पढ़ाई को नर्वस नहीं होना है, ये कि हम कितना पढ़े हैं। आप अगले 10 दिन आप बेस्ट करो, अच्छा करोगे।